हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 CERT पृथ्वी और हमारा आवास के चैप्टर 4 मानचित्र की चर्चा करेंगे। देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, एटलस क्या है? एटलस एक से अधिक मानचित्रों को एक जगह रख दिया जाता है, उसी को एटलस कहते हैं। जैसे भारत का, विश्व का, राज्य का। ठीक है, इन सभी एटलसों को एक जगह रख दिया जाता है, तब उसे एटलस कहते हैं। इन सभी मानचित्रों को एक जगह रख दिया जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मानचित्र से हमें ग्लोब से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। देखिए आगे, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। किसको किसको? पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा, राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, शहरों, नगरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, किसको किसको? राज्यों को, नगरों को, शहरों को और गांवों को। ठीक है, इनको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राजनीतिक मानचित्र का। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों। ठीक है, भौतिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां। और राजनीतिक के अंतर्गत राज्य, नगर, शहर तथा गांव। आगे देखिए, थीमैटिक मानचित्र तीसरा है। क्या है? थीमैटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। ठीक है, ये सब कौन से मानचित्र हैं? थीमैटिक मानचित्र। देखिए, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? थीमैटिक मानचित्र के अंतर्गत। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। ये प्रश्न पूछा जाता है। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक। देखिए आगे, दूरी।
मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। कहाँ खींचे जाते हैं? छोटे पैमाने पर। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर स्थल कितने को? 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये क्या है? देखिए, ये क्या है? एक गांव का मानचित्र है। ये देखिए, इसमें क्या क्या है? ये देखिए, एक कुआं है, विद्यालय है, फलोद्यान है, करीम का घर है, शीला का घर है, विकास का घर है, दुकानें हैं। ठीक है। और देखिए, खेल का मैदान है, ये पेड़ है, सामुदायिक केंद्र है। ठीक है। आगे देखिए, दिशा। देखिए, ये प्रधान दिग्बिंदु। देखिए, दिशा तो मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 4 ही होती हैं, लेकिन इसके 8 भाग हैं। देखिए, ये देखिए, उत्तर, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये उत्तर पूरब, ये उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है। आगे देखिए, दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। इसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूरी, दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वह प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। देखिए, ये चारों क्या कहे जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। ये जो दिशाएं हैं, इससे किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाया, ये इन दिशाओं से। ठीक है। आगे देखिए,
ये क्या है? ये दिक्सूचक यंत्र है। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र। आगे देखिए, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, दिक्सूचक यंत्र की मतलब चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है? हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। आगे देखिए, प्रतीक या किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। देखिए, ये क्या है? ये ऋण चिन्ह है। ठीक है, ये सब क्या है? ऋण चिन्ह है। देखिए, ये देखिए, ये रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये देखिए ऋण चिन्ह है। ये सब सड़कें में पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, सीमा अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला का ये ऋण चिन्ह है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल का ये चिन्ह है। नदी, तालाब, कुआं और ये पुल, नहर का ये चिन्ह है, ऋण चिन्ह। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, इसका चिन्ह ये है। देखिए ऋण चिन्ह। और आगे देखिए, और ये पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन का चिन्ह ये है। बस्ती, कब्रिस्तान का चिन्ह ये है। ठीक है, पेड़ और घास का चिन्ह ये है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ऋण चिन्ह है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए, के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र है। ये क्या है? सुंदरपुर गांव। ये बसंतपुर है, ये सुंदरपुर है, ये डुमरी है। और ये देखिए, ये विद्यालय। ठीक है, ये सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। आगे देखिए, कुछ ऋण प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग, देखिए प्रश्न पूछा जाता है, नीले रंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जलाशयों में। भूरे रंग का पर्वतों में, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नीला रंग जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार, हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आगे देखिए, खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है।
ठीक है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। खाका किसे कहते हैं? छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने पहले ही देख लिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।